गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी आपके वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जो पेशाब न रोक पाना है, वजाइनिस्मस है, उसके ऊपर से कई सारे सवाल आते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है कि मैम, मेरे शादी से पहले 3-4 फाइब्रॉइड थे। अभी मेरी शादी हो गई है, उसको 3-4 मंथ हुए हैं। तो क्या मुझे अभी प्रेगनेंसी रखने में जल्दी करना चाहिए या थोड़ा मैं टाइम ले सकती हूँ? पहले तो जैसे हर समय जब भी हम ये सवाल तुम्हारा जो प्रोग्राम रहता है उसमें हमेशा जितने भी दर्शक मित्र हैं या तो जो भी यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स हैं, उनको जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी फाइब्रॉइड की साइज़ कितनी है और फाइब्रॉइड की लोकेशन कहाँ पे है। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको जल्दी कंसीव करना चाहिए। जनरली आपको कंसीव जल्दी करना चाहिए या नहीं वह डिपेंड करता है कि आपका ओवेरियन रिज़र्व कितना है। अगर आपके ओवरीज़ का रिज़र्व अच्छा है तो आप वेट कर सकते हैं। प्लस आपकी एज कितनी है। जनरली आफ्टर द एज ऑफ 35 हम जिसे बोलते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। सो अगर आपकी उम्र, आपके जो फाइब्रॉइड है उसकी लोकेशन, वह अगर आप डिटेल में थोड़ा बताएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा मेरे लिए आपको ओपिनियन देना। ओके। अगला सवाल है कि मैम, मेरी एज 24 है। मेरा फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हो चुका है। बड़ी मुश्किल से यूट्रस को बचाया था। मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैम, क्या मुझे फाइब्रॉइड होने के चांसेस है? आपने यहाँ पे बोला है कि 24 इयर्स एज है और आपकी शादी नहीं हुई है, फाइब्रॉइड की सर्जरी हो चुकी है। और फाइब्रॉइड जो है वह एक बिनाइन ट्यूमर हम कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अ फैटी टिश्यू, जो हम चर्बी का गांठ बोलते हैं। तो यह जो चर्बी का गांठ है जो यूट्रस के अंदर है उसे फाइब्रॉइड कहा जाता है। एक बार आपका फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुआ है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको दूसरी बार फाइब्रॉइड नहीं आएगा। देयर आर चांसेस कि दोबारा भी आपको फाइब्रॉइड आ सकता है, लेकिन अगेन फाइब्रॉइड की पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ पे है, फाइब्रॉइड की साइज़ कितनी है, वह हिसाब से आगे आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में या तो आपके पीरियड्स वगैरह में आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपकी फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुई है और 24 एज है, अगर आपका विदिन 1 to 2 ईयर्स आप शादी हो जाती है तो उसके बाद आप इतना कर सकते हो कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे आपको फाइब्रॉइड आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप शादी के बाद थोड़ा 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद प्लानिंग शुरू कर सकते हैं तो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। अगला सवाल है कि मैम, रेक्टोसिल विथ यूट्रस रिमूवल दोनों के ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशन लेने रहते हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं नॉर्मली लाइफ जी सकती हूँ? रेक्टोसिल और यूट्रस रिमूवल। रेक्टोसिल और यूट्रस रिमूवल सर्जरी जो होती है उसके बाद जनरली जो प्रिकॉशंस वगैरह हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीना परहेज़ रखनी होती है कि जैसे भारी सामान नहीं उठाना है, सर्दी खांसी ज़ुकाम वगैरह नहीं हो उसके लिए ध्यान रखना है। अगर होता है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा है कि आपको जैसे काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक कॉफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं कि जैसे जिनको ओबेसिटी है, तो ऐसे पेशेंट को भी समझाया जाता है कि अगर आपका थोड़ा वेट लॉस वगैरह हो सकता है तभी भी आपके लिए इजी हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्जी की प्रॉब्लम नहीं रहे उसके लिए आपको बहुत ही केयर करना होता है। हालांकि जनरली पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में हम लोग मेडिसिन वगैरह उसके लिए जो सिरप वगैरह रहती है वह गाइड करते हैं पेशेंट को। इवन डाइट चार्ट दिया जाता है जिसमें हाई फाइबर डाइट हम सजेस्ट करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं, और बेसिक जो एक्सरसाइज वगैरह है वह अपने ऑर्किड हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं। तो आपके सर्जरी के बाद आपको रूटीन विज़िट के लिए बुलाया जाता है
सो आप एक्सरसाइज, डाइट और जो बेसिक प्रिकॉशंस मैंने समझाए वह अगर आप करते हो तो दूसरे कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अगला सवाल है कि मैम मेरे महावरी के 15वें या 16वें के दिन पे येलोइश डिस्चार्ज होता है, नीचे पेट के भाग में हल्का सा दर्द रहता है। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन है, तो मुझे क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? जनरली आपको अगर 15th या 16th डे पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो नॉर्मली जो पीरियड्स का जो फेज़ रहता है दैट इज़ 28 to 30 डेज़ रहता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं कि 4 हफ्ते। सो नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट जो 2 वीक्स है यानी कि 14 या 15वें दिन तक का जो फेज़ होता है जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं, ऑन एन एवरेज 14 या 15वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद आपका योनि मार्ग जो है वहाँ से थोड़ा थिक वजाइनल डिस्चार्ज शुरू होता है जिसे हम सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं। तो अगर यह जो वाटरी डिस्चार्ज है वो वाइट इन कलर है, उसकी वजह से आपको प्राइवेट पार्ट्स में अगर इचिंग वगैरह की समस्या नहीं है, अगर उसका जो कलर है येलो कलर या ग्रीन कलर या तो दही जैसा, जैसे कर्ड रहता है, कर्ड के जैसा अगर है, तभी ही इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यदि आपको 14, 15 या 16th डे पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जो थोड़ा थिक है, लेकिन उसकी वजह से आपको दूसरी जो मैंने अभी बताई वैसी कोई भी समस्या नहीं है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यह वाइट डिस्चार्ज के साथ पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि पेड़ों के भाग में दर्द होता है, तो देयर आर चांसेस कि माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है। यह जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है। तो आपके जो भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट है या तो ऑलरेडी आप अपने गायनेक डॉक्टर को कंसल्टेशन किया ही है, तो जो हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह गाइड करते हैं वो आप मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, अगला सवाल है कि मैं USG एलवेज यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल है, पर मुझे जब मैं भारी चीज़ उठाती हूँ या खड़ी रहती हूँ या खांसी आती है तब मेरा यूरिन निकल जाता है और उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है उसके बाद, और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल है 6.1, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? पहले तो आपने बताया है कि आपका यूरिन का जो रूटीन माइक्रोस्कोपी का रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, सोनोग्राफी भी नॉर्मल है, लेकिन आप जब भी खड़े रहते हो या खांसी वगैरह करते हो तभी पेशाब छूट जाता है। तो बेसिकली आप कोई भी रिपोर्ट करेंगे तो जनरली सोनोग्राफी और यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जिसे हम स्नायु की प्रॉब्लम कहते हैं, या तो जैसे सिस्टोसिल वगैरह रहता है कि पेशाब की जो थैली है वह लूज़ हो जाती है, उसके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वह लैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसी समस्या आ सकती है। दूसरा है कि आपको अगर डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है या तो ओबेसिटी है, तो यह एक हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है कि उसकी वजह से आपके पेड़ों का जो प्रेशर रहता है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप खांसी करते हो तो पेशाब छूट जाता है। प्लस आपकी जो ब्लैडर पेशाब होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सो इसे हम बोलते हैं कि अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। सो आई थिंक आपके केस में यूरोडायनामिक स्टडी करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपको दूसरे कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है और वह हिसाब से आपको मेडिसिन की आवश्यकता है या तो आपको जो सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है उसकी आवश्यकता है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मैम मैं 11 साल की हूँ, अभी 6 अक्टूबर को 12 साल की हो जाऊँगी। मेरे सभी फ्रेंड्स के पीरियड आ गए पर मेरे नहीं आए, तो कब आएंगे? आपकी उम्र 11 साल है, आपके सब फ्रेंड्स का पीरियड्स आ गया है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जैसे समय था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले कि पीरियड शुरू होने की उम्र थी 14 या 15 साल, धीरे धीरे कर वह 12 साल तक आई, और आजकल हम देख रहे हैं कि 8 साल में भी पीरियड शुरू होता है, उसे भी हम नॉर्मल कहते हैं। और यदि आपका पीरियड 13-14 साल में शुरू होता है तो वह भी एक नॉर्मल बात है। मैक्सिमम आप 16 साल तक में आपका पीरियड्स शुरू होना चाहिए, तो यह एक रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल में सबका पीरियड शुरू हो जाएगा, किसी का 8 साल में होगा, किसी का 14 साल में होगा। मैक्सिमम आप जो रुक सकते हो वह 16 साल की उम्र तक आप वेट कर सकते हो।
आपकी जो उम्र बताई है 11 साल है, तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर कि जैसे ही आपका भी प्यूबर्टी एज आएगा तो आपका भी पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैडम ने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, अगर आप अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो कोई रिपोर्ट्स है उसके बारे में आप डिटेल्स में लिखें, तो हमें आपको आंसर देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।